तो महाराष्ट्र को अब दिवाली बाद ही नई सरकार मिल पाएगी। आज जीरो आवर में हमारा यह मुद्दा है और हम कई सारे विशेषज्ञों से, गेस्ट से, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब लीडर्स से इस बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो कैसे आगे जाएगी, कौन कौन से नए पेच फंसेंगे और उनका समाधान क्या हो सकता है। आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी नेता जेपी नड्डा महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा टल गया है। अब सवाल कि क्या अब दीपावली बाद ही वो महाराष्ट्र जाएंगे और इसके पीछे आखिर वजह क्या है। तो महाराष्ट्र को दिवाली बाद ही नई सरकार मिल पाएगी। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी नेता जेपी नड्डा महाराष्ट्र जाने वाले थे। कल 2 बजे भी उनका दौरा टल गया था, आज भी टल गया। अब दीपावली बाद वो महाराष्ट्र जाएंगे, लेकिन राज्य में सरकार बनाने और गठबंधन को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। ये जश्न है जीत का, खुशी है महाराष्ट्र में अकेले दम पर 123 सीटें जीतने की। यह विजयोत्सव है बीजेपी का। बीजेपी के चुने गए 123 विधायकों का मुंबई के बीजेपी दफ्तर में पारंपरिक गाजे-बाजे के साथ विशेष स्वागत किया गया। इसे नाम दिया गया था विजयोत्सव का। जश्न मना, लेकिन विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हुआ और ये फैसला अब दीपावली बाद ही हो पाएगा। आज दिल्ली से ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा महाराष्ट्र जाने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा टल गया है और वो दीपावली बाद ही महाराष्ट्र जाएंगे। महाराष्ट्र के आज नहीं जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद दीपावली के बाद जाना पड़े। बीजेपी ने भी शिवसेना से गठबंधन पर भी कोई फैसला नहीं किया, लेकिन पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने शिवसेना के प्रति नरमी के संकेत जरूर दिए। भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि बाला साहब के प्रति हमारी एक अपनी आस्था है। मुझे लगता है कि जो समर्थन का विषय है उस पर एक बार गहन विचार विमर्श उठेगा। गहन विचार विमर्श के पश्चात जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उसके अनुसार ही हम भारतीय जनता पार्टी का निर्णय महाराष्ट्र में करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना से गठबंधन के लिए तो तैयार है, लेकिन वे शिवसेना पर दबाव भी बनाए रखना चाहती है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि निर्दलियों और अन्य छोटे दलों को जोड़कर ऐसा विकल्प तैयार करने की कोशिश जारी है। इस बीच खबर है कि 10 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। जो लोग महाराष्ट्र का हित चाह रहे हैं, जो लोग महाराष्ट्र का विकास चाहते हैं, वो सब हमारे साथ आने के लिए तैयार है और हम उन सबका सहयोग लेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 123 सीटें मिली हैं और उसे सरकार बनाने के लिए 22 विधायकों का समर्थन भी चाहिए। अन्य के खाते में 19 सीटें हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके विचार बीजेपी से मेल नहीं खाते। ऐसे में बीजेपी के लिए शिवसेना या फिर एनसीपी किसी न किसी के साथ पकड़ना ही होगा। न्यूज एक्सप्रेस के लिए शाहिद अंसारी के साथ नयन कार्यकर की रिपोर्ट। तो सरकार बनाने को लेकर महाराष्ट्र में सोमवार को भी बैठकों का दौर जारी रहा। एक तरफ जहां शिवसेना लगातार बैठक कर रही थी, वहीं प्रदेश बीजेपी के नेता भी इस पर चर्चा जारी रखे रहे। एनसीपी भी अपने पत्ते खेलती रही। अब देखना है कि किसकी गोटी किसके साथ बैठती है। शरद पवार ने मीटिंग बुला ली। उद्धव ठाकरे ने माथा पच्ची कर ली। शिवसेना ने फैसला नहीं सुनाया। इस बारे में कोई बात हुई नहीं है, समय आने पर उस बारे में आपको पता चलेगा। चलिए, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र। क्योंकि बीजेपी ने मीटिंग टाल दी और जब केंद्रीय निरीक्षक आदरणीय राजनाथ जी और आदरणीय नड्डा जी का दिन समय तय होगा, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की या विधायक दल की बैठक विधान भवन मुंबई में हम आयोजित करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी में सब ठीक तो है। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल। सीएम के नाम पर तो नहीं फंसा पेच। किस बात की दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है।
बीजेपी कह रही है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, तो फिर ये तय क्यों नहीं हो पाया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में सीएम कौन बनेगा? अगर शिवसेना और एनसीपी के विधायक मीटिंग के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, तो बीजेपी के विधायक क्यों नहीं पहुंच सकते? कहीं बीजेपी ने ये जानने के लिए तो बैठक नहीं टाल दी कि देखें एनसीपी और शिवसेना की बैठकों में क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो वाकई महाराष्ट्र में जो समीकरण है अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हमारी इनपुट एडिटर रूबी अरुण और यूपी से हमारे स्टेट हेड योगेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूबी, आपसे जानना चाहूंगा, ये कल भी 2 बजे दोपहर में जो पर्यवेक्षक हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, इनकी बैठक अचानक से स्थगित होती है, आज की तारीख तय होती है। उसके बाद आज भी खबर आती है कि दौरा जो है रद्द हो गया है और जो भी फैसला होगा वो दीपावली के बाद होगा। ये दीपावली तक इंतजार, इसकी वजह क्या देखती हैं? दीपांशु, ये दबाव की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि शिवसेना ही साथ आएगी और संघ की भी यही मर्जी है। सीटों का जो तालमेल है और जो उसका गुणा भाग है, उसके हिसाब से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वहाँ पे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये नहीं दिखाना चाहती कि वो बहुत मजबूर है या बहुत ज़रूरतमंद है, वो वक्त देना चाहती है। शिवसेना के साथ मुश्किल ये है कि उसने चूंकि चुनाव के पहले जो तालमेल अपना तोड़ा, गठबंधन से वो अलग हुई, तो अब वो नीचे देखना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी जो ये वक्त ले रही है या राजनाथ सिंह का जो दौरा रद्द हुआ है, इसके पीछे स्पष्ट तौर पे जो रणनीति है, जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक शिवसेना अपनी मर्जी से जितनी सीटें चाह रही है, मंत्रिमंडल में जितनी भागीदारी चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी उतना देना नहीं चाहती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे बहुमत नहीं मिला, मोदी लहर ने पूरी तरह से वहाँ पे काम नहीं किया, लेकिन फिर भी जो वोट मिले, जो वहाँ पे लोग साथ में आए, वो मोदी के नाम की वजह से भी आए और जो इक्वेशन था भारतीय जनता पार्टी का वहाँ उम्मीदवारों को लड़ाने का, उसकी वजह से आए। तो अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसका फ़ायदा उठाना चाह रही है और आने वाले दिनों में भी वो नहीं चाहती कि जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति में राज्यों में जब सरकार बनती है या केंद्र में सरकार बनती है, तो उसमें जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, दबाव की राजनीति होती है, अपनी बातें और शर्तें मनवाने के लिए जिस तरह से तिकड़म किए जाते हैं, वो ना हो, सरकार सुचारू रूप से चल सके। तो इसके लिए ये पूरा वक्त भारतीय जनता पार्टी ले रही है और इसीलिए पूरी तरह से खुशियां मना के, दिवाली मना करके, दीप जला करके, विजय के फिर महाराष्ट्र में जाकर के सरकार बनाने पे वो बात करना चाह रही है। पत्ते नहीं खोलना चाहती है। एनसीपी ने बगैर शर्त समर्थन दिया है। बड़ी मुश्किलों में फंसी हुई है शिवसेना, क्या करें? जी बिल्कुल, बहुत मुश्किलों में फंसी हुई है। हालांकि शिवसेना के पास जो सीटें आई हैं और अपने दम पे आई हैं, उसकी स्थिति भी पहले से बहुत बेहतर हुई है, लेकिन अब पेच फंस गया है, बात मान प्रतिष्ठा की हो गई है। शिवसेना की राजनीति और उसके इतिहास पे नज़र डालें तो हमेशा शिवसेना और मनसे ने एक अकड़ की राजनीति की है, बाला साहब ठाकरे ने रुआब की राजनीति की है। तो उस लिहाज से अब इन्हें अपनी नाक नीची होती दिखाई दे रही है। ये इन्होंने अपने पत्ते तो खोल दिए हैं। शिवसेना ने साफ तौर पर जिस दिन नतीजे आए उसी दिन ये कह दिया कि हम इंतजार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, सरकार उसे बनाना है, वो हमारे पास आए, हम उसके पास ना जाएं। मतलब वो बैठे हुए हैं कि उनके पास न्योता आए और जब न्योता आए तो फिर वो अपनी तोल मोल कर सकें, मोल भाव करें और अपनी हिस्सेदारी की बात करें, उनका कितना प्रभाव रहेगा मंत्रिमंडल पे, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी, ये तमाम बातें वो करें। कहना चाह रहे हैं कि मतलब डेस्परेट है एक तरह से कि हमारा समर्थन ले लो, लेकिन बस हाल वही हो रहा है जो पहले बोल दिया, वो शब्द कैसे वापस आएंगे, मन मन भावे मुड़ी हिलावे। आप योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे जानना चाहेंगे, बाला साहेब ठाकरे की जो राजनीति होती थी मराठी मानुस की, हिंदुत्व की, और ये उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है, जो आज की सर्कमस्टेंसेस बन रही हैं, इनमें क्या डिफरेंशिएट करते हैं, क्या अलग देखते हैं आप शिवसेना में? देखिए, बाला साहब ठाकरे हार्डकोर आदमी थे। आप ऐसे देखिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों में जिस तरह का अंतर आपको दिखता है, उसी तरह का अंतर बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे में है। उद्धव ठाकरे एक सॉफ्ट आदमी है, सॉफ्ट चेहरा है और राजनीति की वो समझ नहीं, क्योंकि उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। जब उन्हें विरासत में राजनीति मिलती है तो वो ज़मीनी हकीकत से वो रूबरू नहीं होते हैं। बाला साहब ठाकरे ने अपनी ज़मीन खुद बनाई थी, तो वो हर चीज़ों को जानते थे, समझते थे। हिंदुत्व के वो एक ठोस चेहरा थे पूरे महाराष्ट्र में, और एक ऐसे समय थे जब वहाँ पर दाऊद इब्राहिम और ऐसे तमाम
ऑपरेशंस चल रहे थे और पूरे मुंबई महाराष्ट्र में एक अलग किस्म की राजनीति करने की कोशिश जारी थी, तब बाला साहब ठाकरे एक नए ध्रुव बन के उभरे और एक पॉलिटिक्स से, मतलब ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स से आए थे। उद्धव ठाकरे के पास ऐसा कुछ है, तो अनुभव नहीं है। इसी अनुभव की कमी का ही नतीजा था कि उद्धव ठाकरे 151 सीटों पर अड़े रहे, जबकि 127 सीटें बीजेपी उन्हें दे रही थी। तो उद्धव ठाकरे की अनुभवहीनता जो है, उसने उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के रिश्तों को यहाँ ला के खड़ा किया और वही अलग करता है उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे को। बाला साहब ठाकरे स्वाभाविक मित्र थे आरएसएस की लाइन के। कभी आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं थे, पर कभी आरएसएस ने माना ही नहीं कि वो उसके स्वयंसेवक नहीं है। कई बार आरएसएस ने मतलब उनकी मदद की, जब दो लाइनें अलग-अलग चल रही थी, बढ़ चढ़कर उनके लिए दो लाइनें अलग अलग चल रही थी। एक तो महाराष्ट्र में हिंदुत्व की, महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की, महाराष्ट्र में विदर्भ की, और एक तरफ आरएसएस की अलग लाइन चल रही थी। हिंदुत्व दोनों में सेम था, लेकिन इसको मुझे लगता है मोदी जो लहर है उसने कैप्चर कर लिया, मुझे लगता है। देखिए, मोदी लहर एक दूसरे ढंग से आई है। मोदी लहर ने तमाम सीमाएं तोड़ी हैं। उसने हरियाणा में खाप, जाट, दलित का बंधन तोड़ा, लोकसभा में पूरी जातियों का बंधन तोड़ा, उसने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति का बंधन तोड़ा, उसने तुष्टीकरण का बंधन तोड़ा, महाराष्ट्र में उसने विदर्भ का बंधन तोड़ा, उसने नए अलग राज्य का बंधन तोड़ा। तो तमाम बार ऐसे समझौते किए, ऐसे ट्रम्प कार्ड चले कि उसमें जो अभी तक राजनीति में पिछले 50 सालों से पारंपरिक बंधन थे, खांचे थे, वर्ग थे, संप्रदाय थे, मुद्दे थे, उनको उसने डायल्यूट कर दिया। डायल्यूट करने के बाद एक नए ढंग का वोट बैंक इमर्ज किया, और वो जो नए ढंग का वोट बैंक था उसमें हर तबके में को थोड़ी या ज्यादा सेंधमारी की, और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के स्वरूप में पूरे देश में और अन्य अब राज्यों में दिखाई पड़ रही है। तो ये जो खांचों में फिट राजनीतिक जो प्रतिबद्धताएं थी, उन्हें तोड़ने का जो काम कर दिखाया नरेंद्र मोदी ने, और नरेंद्र मोदी ने उम्मीद दिखाई। शर्तों की महासरकार जारी है। ब्रेक से पहले हम अपने यूपी स्टेट हेड योगेश मिश्रा जी से इसी बात पर बहस कर रहे थे कि बाला साहेब ठाकरे के दौरान शिवसेना महाराष्ट्र में किन हालात में थी, और बाला साहब ठाकरे के बाद उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे ने इस शिवसेना को किस तरह से टैकल किया, हैंडल किया। रूबी जी, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगा, उससे पहले आपको यह दिखाते हैं महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों की स्थिति कैसी बन रही है। पहले तो वो हम आपको दिखाएंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा सीटों में ग्राफिक के जरिए कि जो सीटों की संख्या है बहुत ही पसोपेश की स्थिति में है जो शिवसेना है कि क्या करें क्या ना करें। जूनियर पार्टनर बनने को तैयार है, लेकिन कैसे शुरुआत करें। और अभी अजय माकन का बयान आया है कि कांग्रेस कभी शिवसेना को समर्थन नहीं देगी। ये इस वक्त का अभी अजय माकन ने कुछ देर पहले बयान दिया है कि कांग्रेस कभी भी शिवसेना को समर्थन नहीं देगी। हालांकि इस बयान के अभी फिलहाल कोई मायने नहीं है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने की स्थिति में है। जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हार स्वीकार की, नीतियों को जिम्मेदार बताया और कहा हम दोबारा जनता के बीच में जाएंगे। और शिवसेना, अजय झा हमारे रिपोर्टर इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अजय, इस बात का अभी के सियासी हालात में क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, दरअसल ये जो बात अजय माकन ने जो बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, उसके पीछे कारण ये है कि बीजेपी शिवसेना से ज्यादा घमासान कांग्रेस और एनसीपी के बीच देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। कल ही कांग्रेस के प्रभारी है मोहन प्रकाश, उन्होंने कहा कि एनसीपी जो है पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने गठबंधन तोड़ा, और अगर गठबंधन नहीं टूटा होता तो स्थितियां अलग होती, और ये स्क्रिप्ट जो है वो पहले ही लिखा जा चुका था। उसके जवाब में एनसीपी की तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस शिवसेना की सरकार बनवाना चाहती है और शिवसेना को समर्थन देना चाहती है। उस संदर्भ में अजय माकन का आज ये बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिवसेना को समर्थन देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। एनसीपी को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सत्ता से बाहर रहना ही नहीं चाहती है। वो उस संदर्भ में है जब एनसीपी ने अनकंडीशनली चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी को समर्थन करने की बात कही थी। उस संदर्भ में अजय माकन ने कहा है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कभी भी सत्ता से
बाहर नहीं रहना चाहती। जहां तक कांग्रेस के संदर्भ है, उसमें कांग्रेस शिवसेना को कभी भी समर्थन नहीं करेगी और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी और फिर से कांग्रेस पार्टी बाउंस बैक करेगी। तो ये पूरा जो आरोप और प्रत्यारोप है वो कांग्रेस और एनसीपी के बीच में है। 15 सालों से ज्यादा समय तक दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चलाती रही और आज स्थिति ये है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक पार्टी ये कह रही है कि वो बीजेपी को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रही है। उसके पीछे की कहानी ये है कि दरअसल पवार साहब ने बहुत कुछ महीने पहले ही ये तय कर लिया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन इस बार नहीं करना है। तो दूसरी तरफ अजीत पवार और शरद पवार का ये मानना है कि कांग्रेस भीतर घात कर रही थी और कांग्रेस इस बार शिवसेना की सरकार बनवाना चाहती है और कांग्रेस इस बार शिवसेना को समर्थन करना चाहती है। ये घमासान कांग्रेस और एनसीपी के बीच का है। जी अजय, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अपने गेस्ट पैनल पर लौट रहे हैं। रूबी, बड़ी हंसी की बात है कि कांग्रेस इस वक्त ये बयान दे रही है कि शिवसेना को वो कभी समर्थन नहीं देगी। अजय माकन का बयान आया है। किस तरह से देख रहे हैं इस समय सियासी हालात बन रहे हैं? एनसीपी के बारे में सब जानते हैं, सत्ता के साथ रहने वाली पार्टी है, लेकिन जो बीजेपी है, जिस तरह की बीजेपी ने आक्षेप लगाए थे एनसीपी के ऊपर, आपको लगता है कि इनमें गठबंधन हो सकता है? ऐसा सोचना भी अपनी फजीहत कराना है। जिस तरीके से इनके बीच घमासान हो चुका है, जुबानी जंग हो चुकी है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये खेल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा सोचना भी, मिट्टी पली तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब ये अपनी जगह सही कराना है। तो यकीनन इस बयान के कोई मायने नहीं निकलते हैं कि अजय माकन ने ऐसा कहा कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में शिवसेना को समर्थन नहीं देगी। और जो अंदरूनी स्थितियां, उसमें शिवसेना भी कांग्रेस को समर्थन नहीं चाहेगी, क्योंकि वैचारिक तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे इनके अंदर अंतर्विरोध रहे हैं, मतभेद रहा है, एक दूसरे की विचारधारा को ये सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में अगर उसूलों और सिद्धांतों की राजनीति की बात की जाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों बात की उसूलों की और उस बिना पे चुनाव लड़ा, लोगों के दिल में एक उम्मीद जगाई कि साफ सुथरी राजनीति, जातीयता से उठ के उसके ऊपर की राजनीति करे, तो ऐसी स्थिति में शिवसेना भी नहीं चाहेगी कि वो कांग्रेस जैसी पार्टी का समर्थन ले। और अभी ब्रेक के पहले जो बात कह रहे थे योगेश मिश्रा जी लखनऊ से कि अनुभव की कमी है उद्धव ठाकरे के पास, ये बिल्कुल सही बात है। उद्धव ठाकरे के पास अनुभव की कमी तो है ही, और यही वजह है कि वो अपने पुत्र पे ज़्यादा निर्भर हैं। सबको पता है कि चुनाव के पहले जो गठबंधन टूटा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उसकी सबसे बड़ी वजह उद्धव ठाकरे के बेटे रहे। क्योंकि वो नहीं चाहते थे, उन्हें ये लगता था कि जो युवा वर्ग है, जो युवा मराठा है, वो पूरी तरह से शिवसेना के साथ रहेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की शर्तों को नहीं मानती है, उनकी मनमाफिक सीटें उन्हें नहीं देती है, और जितनी जगहों से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने प्रत्याशियों को खड़ा करना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में अगर शिवसेना चुनाव लड़ेगी तो अपने बूते बहुमत लाने की स्थिति में होगी और फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित होंगे। और जिस तरीके से रूबी, बड़ी हैरानी की बात है, क्या कहना चाहती हैं कि शिवसेना का जो मुद्दा था, जिसको बाला साहेब लेके आए थे इतने सालों से महाराष्ट्र के अंदर, वो इन 6 महीनों में कहीं ना कहीं बीजेपी ने ले लिया वो मुद्दा, हिंदुत्व का हो चाहे मराठी मानुष का हो, भरोसा कर रही है जनता उन पर। दीपांशु, एक बात तो है कि देश अभी विकास चाहता है, क्योंकि पिछली सरकारों को बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी अभी काबिज हुई है सत्ता पे, विकास की बात कर रही है। ठीक है, ज़मीनी तौर पे अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, अभी उम्मीद बंधाए जा रहे हैं, शब्दों से खेला जा रहा है। नरेंद्र मोदी वैसे भी शब्दों के बादशाह हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोगों के जहन को छूने का हुनर रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन लोग वक्त देने के मूड में हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है, वक्त देना चाहते हैं। वो कहावत है कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। बहरहाल हमारे साथ हिलाल अहमद जी, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन, जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, खास पेशकश जारी है।